नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाठ क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट भाग 4 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र हैं। देखिए, यह पाठ का तीसरा गद्यांश है। पृष्ठ क्रमांक 52 और 53 पर हैं। इस पर कृति इस तरह पूछी जाती है। कृति क्रमांक 1 अ अथवा आ पर पूछी जाती है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए ये कृति पूछी जाती है। आज हमने इस गद्यांश में 2 परिच्छेद लिए हैं। इनमें से पहला परिच्छेद है CFC यौगिक का हम इस्तेमाल करते हैं प्रशीतन उद्योग में, परंतु उसका इस्तेमाल करने के बाद उसका क्या होता है, उसकी रासायनिक प्रक्रिया किस तरह होती है और ओजोन की परत को वो किस तरह नुकसान पहुंचाता है, ये पहला मुद्दा हम देखने वाले हैं। और जब वो ओजोन की परत को छिद्र बढ़ने लगा तो दुनिया के सभी देश परेशान हो गए। सभी ने इकट्ठा होकर उस पर 2 बैठक ले ली और इसमें उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं, इस पर हमें एक लघुत्तरी प्रश्न भी तैयार करना है कि ओजोन के संकट पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए, यह भी हम देखने वाले हैं। अब यह पहला परिचय देखने के पहले हमने गद्यांश 2 में देखा है कि CFC यौगिक ने प्रशीतन क्षेत्र में क्रांति मचा दी। मतलब इतना परिवर्तन कर दिया, इतना उथल पुथल कर दिया कि हर वस्तु में यह CFC यौगिक का इस्तेमाल होने लगा। यानी एसी हो, फ्रिज हो, कीटनाशक हो, सभी में इसका इस्तेमाल होने लगा। फिर धीरे धीरे उसके दुष्परिणाम ध्यान में आने पर अमेरिकी वैज्ञानिक रोलैंड ने इस पर अनुसंधान किया और दुनिया को बता दिया कि यह CFC यौगिक के लाभ हैं, परंतु इसकी हानि ओजोन की परत को हो रही है। और फिर एक बार पूरी दुनिया इस पर विचार करने लगी कि CFC रसायन का आगे क्या होता है। उसका इस्तेमाल तो बहुत होता है, परंतु उसका इस्तेमाल होने के बाद क्या होता है, क्योंकि इसकी विशेषता पहले ही बता दी थी कि वह रंगहीन है, गंधहीन है, अक्रियाशील है, अज्वलनशील है। तो इस यौगिक का आगे क्या होता है। तो रोलैंड के अनुसंधान के बाद इस CFC गैस के दोष सामने आ गए। यह हम इस पहले परिच्छेद में देखने वाले हैं। देखिए, CFC रसायन चूंकि हवा से हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन मतलब फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं और इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे छिदती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस CFC की हम निष्क्रिय CFC को हम निष्क्रिय समझते थे, वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। यहाँ तक हमें महत्वपूर्ण प्रक्रिया देखनी है। देखिए, CFC यौगिक, CFC मतलब क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब उसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। इनके यौगिक से यह रासायनिक सूत्र से बना हुआ ये जो गैस है, प्रशीतन के क्षेत्र में इसका बहुत इस्तेमाल होने लगा और इस्तेमाल होने के बाद उसका आगे क्या होता है कुछ किसी के ध्यान में नहीं आ गया। तब फिर इस पर अनुसंधान हो गया और तब समझ में आ गया कि CFC यौगिक के यह जो घटक हैं हल्के होते हैं, हवा से हल्के, यानी हवा से भी हल्के होते हैं, ध्यान में रखिए, हवा से हल्के होते हैं। अतः इस्तेमाल होने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। हवा से हल्के होने के कारण वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। देखिए, धुआं जैसा ऊपर ऊपर जाता है, उसी तरह ये CFC
रसायन का या यौगिक का उपयोग होने के बाद यह हवा में ऊंचे ऊंचे वातावरण में चले जाते हैं। देखिए, हमें सीएफसी इस्तेमाल करने के बाद उसकी प्रक्रिया पर 4 मुद्दे तैयार करने हैं। इनमें से पहला मुद्दा यहाँ तैयार हो गया, हवा से हल्के होने के कारण इस्तेमाल के बाद ये वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। ये पहला मुद्दा हो गया। इसमें 2 विशेषता है, एक हवा से हल्के होते हैं ये यौगिक, और हवा से हल्के होने के कारण वो इस्तेमाल होने के बाद वातावरण में ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। पहला मुद्दा। मुद्दे थोड़े बड़े बड़े हैं, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीएफसी का इस्तेमाल होने के बाद आगे क्या प्रक्रिया होती है, इस पर हमें 4 मुद्दे आकलन के लिए तैयार करने हैं। इनमें से पहला मुद्दा है, हवा से हल्के होने के कारण वातावरण में ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अब वायुमंडल, वायुमंडल मतलब वातावरण, वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक परावैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं। यानी तो आपको मालूम है कि जो छिद्र हो गए हैं ओजोन की परत को, वहां से परावैंगनी किरणें यहाँ जमीन की ओर आने लगते हैं। यह हवा में ऊंचाई पर पहुंचने पर यह सीएफसी यौगिक है, यह परावैंगनी किरणों के साथ उनकी अभिक्रिया शुरू हो जाती है, यानी उनके संपर्क में वे आ जाते हैं। जब उनका संपर्क हो जाता है, वहां प्रकाश अपघटन होता है। प्रकाश अपघटन, अपघटन मतलब धीरे धीरे नाश होना, और प्रकाश अपघटन मतलब फोटोलिसिस, मतलब प्रकाश का धीरे धीरे नाश होता है। और जब यह प्रकाश का अपघटन होता है, तब ये फोटोलिसिस से मतलब प्रकाश अपघटन से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सीएफसी में है, और यह क्लोरीन मुक्त मूलक मतलब क्लोरीन से मुक्त होकर मूलक पैदा होते हैं। मूलक मतलब मूल, मूल तत्व जो होता है वो क्लोरीन से मुक्त होता है। और यह क्लोरीन मुक्त, अब तीसरी बात हो गई है, तीसरी स्टेप हो गई। पहली स्टेप हो गई हवा से हल्के होने के कारण वो वातावरण पर ऊंचाई पर जाते हैं। दूसरी स्टेप हो गई कि वह वातावरण में ऊंचाई पर परावैंगनी किरणों के संपर्क में आ जाते हैं। तीसरी प्रक्रिया उसके आगे हो गई कि उसका प्रकाश अपघटन हो जाता है, और प्रकाश अपघटन होने के बाद क्या हो जाता है, वो क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। और ये क्लोरीन मुक्त मूलक हैं, उनकी ओजोन से अभिक्रिया हो जाती है। अभिक्रिया दोनों की हो जाती है, और वह उस ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है। और ऑक्सीजन में बदल देता है तो एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़ता है, ध्यान में रखिए। और इसी कारण ओजोन की परत का छिद्र बढ़ता है, और उसका परत जो है छिदने लगता है, मतलब उसका क्षय होने लगता है, नाश होने लगता है। और इस तरह ये सीएफसी यौगिक का हवा से हल्के होने के कारण वो वातावरण में ऊंचाई पर जाता है। वातावरण में ऊंचाई पर जाने के बाद वहां उनका परावैंगनी किरणों से संपर्क आ जाता है। परावैंगनी किरणों के संपर्क में आने के बाद उसका प्रकाश अपघटन हो जाता है, और प्रकाश अपघटन से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा हो जाते हैं। और इन क्लोरीन मुक्त मूलक से ओजोन से अभिक्रिया हो जाती है, और ओजोन से अभिक्रिया होने के बाद यह उसे वह ऑक्सीजन में बदल देता है, यानी ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। और यह तोड़ने की प्रक्रिया है, इसी कारण ओजोन की परत छिदने लगती है, मतलब उसका क्षय होने लगता है, उसका छिद्र बढ़ने लगता है, छेद पड़ने लगता है। यह पूरी बात वैज्ञानिक ढंग से यहाँ लेखक ने हमें बताई है। सीएफसी यौगिक का इस्तेमाल होने के बाद वह ओजोन तक किस तरह पहुंचता है, और ओजोन का छेद बढ़ाने में वह किस तरह मदद करता है, और परिणाम स्वरूप परावैंगनी किरणें ओजोन परत अवशोषित करने के बजाय वह धरती पर आने लगते हैं, और धरती का तापमान बढ़ता है, और बहुत सारे परिणाम धरती को भुगतने पड़ते हैं। ये इतनी लंबी बात लेखक ने यहाँ वैज्ञानिक प्रक्रिया हमारे सामने प्रस्तुत की है, और ओजोन का ह्रास होने में सीएफसी यौगिक कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है, और ओजोन के संकट के लिए यह सीएफसी यौगिक किस तरह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है, ये पूरे दुनिया के ध्यान में आ गया। और फिर धीरे धीरे यह कौन सा देश कितने इस्तेमाल करने लगता है, इस पर चर्चा होने लगी, विचार मंथन शुरू हो गया। देखिए, वो इतनी सक्रिय है, निष्क्रिय सक्रिय, यह विलोम शब्द पूछा जाता है। धीरे धीरे ये शब्द युग्म आ गया है। अब ध्यान में रखिए, संकट, मुसीबत ये समानार्थी के लिए पूछा जा सकता है, बहुत बार
पूछा भी गया है। ये ध्यान में रखें, वायुमंडल मतलब वातावरण, हवा से हल्का CFC यौगिक है। यह जनरल नॉलेज के लिए प्रश्न पूछा जाता है। CFC यौगिक हवा से हल्के होते हैं, इसलिए वातावरण में ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, वहां पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आ जाते हैं, इसी से प्रकाश अपघटन होता है और प्रकाश अपघटन से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होता है। वो क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करता है और ओजोन से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है। उस समय एक क्लोरीन मुक्त मूलक से 1 लाख अणुओं को, ओजोन के 1 लाख अणुओं को वो तोड़ता है और परिणामतः ओजोन की परत धीरे धीरे छिदने लगती है। ये पूरी बात है। अब आगे देखिए, ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया मतलब ये श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया के कारण होता है। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। ये ध्यान में रखें, 9 लाख टन। 1000 किलोमीटर मतलब 1 टन होता है और 9 लाख टन CFC यौगिक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में 1974 में हो रहा था। प्रारंभ ये 1930 के बाद इसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है, परंतु 1974 तक पूरी दुनिया 1 लाख टन खपत मतलब क्या, उसकी बिक्री हो रही थी, यानी इतना इस्तेमाल किया जा रहा था। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय है। अभी तक हम सुन रहे थे कि दक्षिणी ध्रुव पर है, परंतु उत्तरी ध्रुव पर भी यह छिद्र पाया गया और तब दुनिया बहुत चिंतित हो गई। यहाँ 2 महत्वपूर्ण बात है, चिंता, चिंतनीय, और गौरतलब मतलब क्या, गौर करने लायक मतलब विचारणीय। ये विचार करने लायक बात है कि पूरी दुनिया 1974 में 9 लाख टन CFC यौगिक का इस्तेमाल कर रही थी और इसके बाद मालूम हो गया केवल दक्षिणी ध्रुव के ही धोखा है नहीं, तो उत्तरी ध्रुव पर भी धोखा पैदा हो गया है और यह बेहद चिंतनीय बात है। यहाँ यह पहला परिचय समाप्त हो जाता है। इस परिचय में प्रारंभ में CFC गैस या यौगिक का इस्तेमाल होने के बाद किस तरह प्रक्रिया होकर ओजोन को नाश करने में वहां तक पहुंच जाती है ये गैस, ये देखा। फिर CFC के क्षेत्र में, ये CFC ने प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांति करने के कारण उसकी बिक्री कितनी बढ़ गई थी 1974 तक। यह एक वाक्य में उत्तर लिखिए अथवा उचित मिलान कीजिए के लिए पूछा जाता है। 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत कितनी थी, 9 लाख टन थी। यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए और आकलन के लिए पहले 4 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। CFC यौगिक का इस्तेमाल होने के बाद की प्रक्रिया, इस पर हमें ये 4 मुद्दे देखकर लिखना है, कोई कठिनाई नहीं है। अब अगला परिचय देखिए। ये दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, इसमें छिद्र बढ़ गए हैं, इसलिए पूरी दुनिया संकट में आ जाती है। तो दुनिया के कोई महत्वपूर्ण देश इकट्ठा होकर उस पर विचार करने के लिए वे बैठक बुलाते हैं। कहाँ का, यह अंतरराष्ट्रीय प्रयास किस तरह हुए, ये एक लघुत्तरिक 4 अंक के लिए आपको उत्तर तैयार करना है। इसके लिए यह परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियन्ना में हुई। वियन्ना यह ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, यूरोपीय देश है यह, और उस देश में पहली बैठक हो गई कि ओजोन संकट पर हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। इसलिए दुनिया के अनेक देश इकट्ठा होकर यह पहली बैठक 1985 में वियन्ना में हुई। यहाँ पर भी आपको उचित मिलन कीजिए अथवा उत्तर लिखे के लिए प्रश्न पूछा जाता है। ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक कहाँ हुई और कब हुई, 1985 में हुई और वियन्ना में हुई। ये पहली बात। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई। दूसरी बैठक कहाँ हुई और दूसरी बैठक में कितने देशों ने भाग लिया, तो 48 देशों ने उस बैठक में भाग लिया था। और इसी कारण सितंबर में ये 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में जो बैठक हुई बहुत महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि उसने 48 देशों ने भाग लिया और उस बैठक में उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया कि ओजोन संकट पर केवल विचार नहीं तो अमल करना चाहिए। और इसी कारण हर साल सितंबर महीने में यह ओजोन का दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस सितंबर महीने में 1927 में कनाडा देश के मॉन्ट्रियल शहर में
48 देशों की जो बैठक हुई वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो गई थी, और उस बैठक में उन्होंने ओजोन के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया कि इस ओजोन संकट को दूर करने के लिए सभी देशों को कुछ शर्तें लगाई गई। इसलिए यह भी उत्तर लिखिए, आकृति पूर्ण कीजिए, इसके लिए पूछा जाएगा ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दूसरी बैठक कहाँ कब हुई। 1927 में 87 में कनाडा में हुआ। कनाडा मतलब क्या? कनाडा देश, उत्तर अमेरिका में यह देश है, और उस देश के मॉन्ट्रियल शहर में यह बैठक हुई। दूसरी बैठक में कितने देशों ने हिस्सा लिया? 48 देशों ने हिस्सा लिया। अब इस बैठक में क्या हो गया देखिए। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश सीएफसी की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। ये प्रोटोकॉल बनाए। प्रोटोकॉल मतलब क्या? शिष्टाचार, मतलब एक सभ्यता रूपी आदेश दिया सभी देशों को। पूरी दुनिया के देशों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सभी देशों ने 1995 तक 50% कटौती करनी चाहिए। 50%, प्रतिशत मतलब क्या? परसेंटेज, टक्केवारी, 50%। यानी कि आज हम जितना इस्तेमाल करते हैं वो 95 तक इनमें आधी कटौती करनी चाहिए। जितना इस्तेमाल करते हैं उसका आधा भाग, यानी 50% की कटौती करनी चाहिए, मतलब उसका इस्तेमाल करना बंद करना है। और 1997 तक 85% की कटौती, और 2 वर्षों में और बढ़ाना, और 85% मतलब 85% कटौती करनी चाहिए। इस तरह का प्रोटोकॉल बनाया। अब इस पर आकलन कृति निकाली जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल के प्रोटोकॉल क्या बनाए? 2 बनाए गए। एक, सन 1995 तक सभी देश सीएफसी की खपत में 50% कटौती करेंगे, ये पहली शर्त या शिष्टाचार। और दूसरा, 1997 तक 85% की कटौती करेंगे, यानी धीरे धीरे सीएफसी यौगिक की खपत कम करने का ये प्रोटोकॉल कनाडा देश के मॉन्ट्रियल शहर में जो दूसरी बैठक हुई उसमें सभी देशों ने यह प्रोटोकॉल बनाया। मतलब एक छोटा सा नियम ही सभ्यता के अनुसार दिया हुआ आदेश है सभी देशों को। सभी देशों ने इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि सभी देशों ने किया तो धरती सुरक्षित रहने वाली है। यह एक तरह का इशारा इस बैठक में सभी देशों को, इस 48 देशों ने दिया। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। मसौदा मतलब प्रारूप किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब क्या? ये ओजोन संकट को दूर करने के लिए एक प्रारूप बनाया, एक नियोजन किया। परंतु इस नियोजन में कुछ मुद्दे, कई बिंदुओं पर, मतलब कुछ मुद्दों पर विकसित देश और विकासशील देश में मतभेद उभर आ गया। उस समय हमारा भारत विकासशील था, और विकसित मतलब अमेरिका, यूरोपीय देश थे, वो विकसित थे और वो उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारत बहुत कम इस्तेमाल कर रहा था, और इसी कारण विकसित देश और विकासशील देशों में मतभेद हो गया। मतभेद ये थे कि मुद्दा था गैर सीएफसी प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। कुछ देशों में गैर सीएफसी प्रौद्योगिकी थी और उसका हस्तांतर करना था। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करें, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। विकसित देश ही सीएफसी यौगिक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, परिणाम स्वरूप दक्षिण ध्रुव पर ओजोन की परत को छिद्र पड़ा है। इसके लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं, ऐसा विकासशील देशों का मत था। और इसलिए विकासशील देश चाहते थे कि यह ओजोन का संकट दूर करने के लिए जो कुछ कार्य करना है वो खर्च धनी देश ही करे, क्योंकि धनी देश ही इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और ये विकासशील देशों का मुद्दा है, इसलिए इस पर मतभेद हो गए, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसी कारण ओजोन विघटन का संकट निर्माण हो गया है। ऐसे विकासशील देश यानी अफ्रीका के देश हैं, एशिया खंड के देश है, मतलब हमारा भारत भी उसमें उस समय था। सन 1990 के ताजा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी। देखिए 1974 में 9 लाख टन खपत थी, और 1990 तक आते आते वो 12 लाख टन बन गई। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया था 1995 तक 50% कम करना, और 1997 तक 85% कम करना, फिर भी 9 लाख से 12 लाख टन पर 1990 तक यह परिस्थिति पहुंच गई।
और बाद में मालूम हो गया जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। यानी उस समय अमेरिका बहुत विकसित देश था और अमेरिका में 30%, मतलब पूरी दुनिया 100% में से 30% हिस्सेदारी केवल अकेला अमेरिका की थी। और उस समय भारत का प्रतिशत मात्रा 0.6 था। मतलब केवल 0.6 का इस्तेमाल हमारा भारत कर रहा था। उस समय 30% अमेरिका कर रहा था। मतलब भारत की तुलना में अमेरिका के सीएफसी की खपत 50 गुना ज्यादा थी। यानी इतनी ज्यादा थी। उस समय भारत विकासशील था और अमेरिका विकसित देश था। और अमेरिका सीएफसी योगी का 30% हिस्सेदार था। और उस समय भारत बहुत कम 0.6% का हिस्सेदार था। और यह एक विषमता थी। और भारत उतना उस समय खर्च नहीं कर रहा था, या वह धन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था इसके लिए, ओजोन संकट के लिए। अमेरिका कर सकती थी और इसीलिए मतभेद बढ़ते गए। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीक में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। कोष मतलब धन, यानी यहाँ फंड चाहिए। क्या करना है, जैसे कि देखिए 1930 के पहले अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करके प्रशीतन में किया जा रहा था। वह हानिकारक है, इसलिए सीएफसी बनाया गया। परंतु सीएफसी के कारण ओजोन की परत पर छिद्र बढ़ने लगा। तब लंदन में एक बैठक बुलाई और उसमें कोई खोज करनी चाहिए। यह प्रशीतन के क्षेत्र में सीएफसी को निकालकर उसकी जगह किसी दूसरे रसायन को देनी चाहिए। इसलिए पुरानी तकनीकी में विस्थापन मतलब क्या, स्थान बदल करना चाहिए, उसमें परिवर्तन करना है और इसके लिए कोष की मतलब धन की जरूरत है, यह मांग की गई। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। रियायत मतलब छूट देनी पड़ी। इस लंदन की बैठक में विकासशील देशों ने दबाव डाला, हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, हमसे 50 गुना ज्यादा अमेरिका करते हैं और हम यह खर्च नहीं कर सकते, हमारे पास इतना धन नहीं है। इसलिए विकासशील देशों ने विकसित देशों पर दबाव डाला। तब विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी, मतलब छूट देनी पड़ी। अच्छा, हम विकसित हैं, हम कोई पैसों की पूर्ति करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं, इस तरह उन्होंने ये बात मान ली। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ सीएफसी के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया करना मुख्य है। यह एक महत्वपूर्ण बात हो गई। देखिए, विकासशील देश दबाव डालकर विकसित देशों को करने के लिए मजबूर करते हैं। अब विकल्प ढूंढना है, अब धन देना है, तो दूसरे देशों को यह धन मुहैया करना भी तुम्हारा काम है। इस तरह उन्होंने यहाँ बता दिया। देखिए, घर में जिस तरह मतभेद होते हैं उसी तरह दुनिया के देशों में भी होते हैं। यह भी साथ साथ पढ़िए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उस पर कोई ना कोई मार्ग निकलता है, उपाय निकलता है। विकासशील देश उस समय खासकर अमेरिका के छोटे छोटे, अफ्रीका खंड के छोटे छोटे देश बहुत गरीब थे उस समय, और उन देशों ने दबाव डाला, हमारे पास तो हमारा देश चलाने के लिए पैसे नहीं है और ओजोन संकट पर खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। सभी विकासशील देश इकट्ठा होते हैं और विकसित देशों को दबाव डालते हैं और विकसित देशों को ओजोन संकट पर उपाय ढूंढने के लिए और उस पर कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। यह बात यहाँ विश्व स्तर पर जैसे चलती है उसी तरह घर में भी चलती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। और धन देने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। समझौते के तहत यह व्यवस्था है कि सन 2010 तक विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। परंतु विकसित देश ऐसे ही चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि आप ओजोन संकट पर खर्च करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, वो सीएफसी की जगह बदलना है, उसके लिए विकल्प ढूंढना है, इसके लिए फंड की जरूरत है, ये विकसित देशों को देना पड़ेगा। ये देने के लिए तैयार हो गए, परंतु समझौता क्या हो गया, सन 2010 तक विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। वो कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। वे पैसे नहीं देने वाले हैं तो उन्हें कोई इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। इस तरह का समझौता भी हो जाता है। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। समझौता के तहत एक और उन्हें सीएफसी का इस्तेमाल करने पर बंदी डाली और दूसरी ओर नए प्रशीतकों को खोजने के लिए जितने पैसों की जरूरत है, फंड की जरूरत है, वह विकसित देश विकासशील देशों को देने के लिए
लिए तैयार भी हो जाते हैं। ये सब लंदन की बैठक में इस तरह का समझौता होता है। इसके पहले कनाडा में एक मॉन्ट्रियल में बैठक हो गई, इसके पहले वियना में एक बैठक हो गई, और इस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओजोन संकट से उबारने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय प्रयास हो गए। ये आपको परीक्षा में 3 अंक के लिए बिना देखे लिखना है। अभी इस समय तुम्हारे सामने यहाँ गद्यांश है, परिच्छेद है, और हम ये देख कर पढ़ रहे हैं। इस पर हम कृति तैयार करने वाले हैं, आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति देखने वाले हैं। परंतु इसी के आधार पर आपको बिना देखे 80 से 100 शब्दों में 3 अंक के लिए या 60 से 80 शब्दों में 3 अंक के लिए आपको लघुत्तरी उत्तर भी तैयार करना है। कोई कठिन नहीं है, अगर समझ में आ गया, साल ध्यान में नहीं रह जाएंगे। परंतु पहली बैठक वियना में हुई, वो यूरोपीय देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये शहर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी का शहर है वियना। वियना हमारे किताब में हो गया है, आपको वो भूगोल के मैप में वियना देखेंगे, दिखाई देगा। वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, शहर है, वहां पहली बैठक हो गई है। दूसरी कनाडा के मॉन्ट्रियल में हो गई बैठक, और तीसरी लंदन में हो गई। लंदन में हो गई तब समझौता हो गया, विकासशील और विकसित देशों का समझौता उस बैठक में हो गया। और कनाडा में मॉन्ट्रियल में जो प्रोटोकॉल बनाया, उस समय विकासशील और विकसित देशों में मतभेद हो गए थे। उन मतभेदों को दूर करने का काम लंदन के बैठक में हो गया, और इस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओजोन संकट से मुक्त होने के लिए यह प्रयास किए गए थे। इस पर लघुत्तरी प्रश्न भी है, और अगर गद्यांश पूछा तो उस पर आकलन कृति आसान है। पहला परिच्छेद है सीएफसी यौगिक का विघटन किस तरह होता है, या इस्तेमाल करने के बाद वो ओजोन को किस तरह नुकसान पहुंचाता है, यह हमने देखा। देखिए इस पर आकलन की पहली कृति लिखिए। ये थोड़ी बड़ी हो गई हैं, परंतु आपको ये मालूम भी होना चाहिए, भविष्य में भी जनरल नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए। और आपको अगर यह परिचित बहुत काठिन्य स्तर का अगर गद्यांश पूछा गया, तो इनमें से पहला परिच्छेद पूछा जाता है, क्योंकि ये काठिन्य स्तर का है, इसे बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ता है। वास्तव में एक घटक को आधा अंक है, और इतना बड़ा वाक्य है, इसमें 2 भी मुद्दे पूछे जा सकते हैं, 4 भी मुद्दे, क्योंकि 2 मुद्दे में वो आधा रह जाता है, इसलिए 4 मुद्दे यहाँ दिए हैं। देखिए, सीएफसी यौगिकों के इस्तेमाल के बाद की प्रक्रिया, उसका आगे क्या होता है इस्तेमाल करने के बाद। रोलैंड ने इस पर अनुसंधान करने के बाद यह बात मालूम हो गई कि सीएफसी यौगिक यह इस्तेमाल होने के बाद, हल्का होने के बाद हवा में ऊंचाई पर जाता है, पराबैंगनी के संपर्क में आ जाता है। यह 4 मुद्दे आपको लिखना है। देखिए पहला मुद्दा, हवा से हल्के इन यौगिकों का मुक्त होकर वातावरण में ऊंचाई पर जाना। संक्षेप में लिख सकते हो, सीएफसी यौगिक हल्का होता है, इसलिए वातावरण में ऊंचाई पर जाता है। वायुमंडल में इन यौगिकों का पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आना, ऊंचाई पर जाने के बाद वे पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं। वहां इनका प्रकाश अपघटन होकर क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होना। पराबैंगनी किरण के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाता है, उनका प्रकाश अपघटन होता है, मतलब प्रकाश नाश हो जाता है, और वे क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। मूलक मतलब क्या है, रासायनिक जो 4 इन तत्वों से सीएफसी यौगिक बना है, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन, इन रासायनिक सूत्र से यह बना है। और ऊपर पहुंचने के बाद उनमें से प्रकाश का अपघटन होता है। अपघटन मतलब धीरे धीरे नाश होता है, ऊंचाई पर जैसे जैसे जाता है तो प्रकाश का अपघटन हो जाता है, और उनमें से वो क्लोरीन से मुक्त मूलक पैदा होता है, वह पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने के बाद। फिर इन मुक्त मूलक का ओजोन से अभिक्रिया होकर उसे ऑक्सीजन में बदल देता है। जो हमने देखा है, क्लोरीन मुक्त मूलक का ओजोन से अभिक्रिया हो जाती है, और ओजोन को वो ऑक्सीजन में बदल देता है, और ऑक्सीजन में बदल देते समय ओजोन के एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ता है, और इसी कारण ओजोन को नुकसान पहुंचता है, ओजोन की परत का छिद्र बढ़ता है। इस तरह सीएफसी यौगिक ये बहुत खतरनाक है। अब इसके पहले भी हमने पिछले वीडियो में देखा है कि प्रशीतन के क्षेत्र में सीएफसी यौगिक ने क्रांति मचाई। इस पर भी आपको लघुत्तरी 3 अंक के लिए प्रश्न तैयार करना है, यह भी हमने देखा है। परंतु सीएफसी यौगिक अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड से भी खतरनाक साबित हो गया। वह
मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था, इसलिए उसकी जगह सीएफसी ने ली। परंतु सीएफसी ने जगह लेने के बाद वो इतना खतरनाक साबित हो गया कि धरती को ही वह संकट में डालने लगा। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण आकलन कृति है। उत्तर लिखिए के लिए अगली आकलन कृति देखिए। सन 1974 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत, 74 में कितनी खपत थी? खपत मतलब बिक्री कितनी थी? 9 लाख टन। ओजोन संकट पर दुनिया के देशों की पहली बैठक कहाँ हुई? 1985 में वियना में। ध्यान में रखिए, वियना, यह वियना है, यह होना चाहिए वहां, वह ऑस्ट्रिया की राजधानी का शहर है। सन 1990 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 74 में 9 लाख टन थी और 1990 में 12 लाख टन हो गई। ओजोन संकट पर दुनिया के देशों की दूसरी बैठक कहाँ हुई? 1987 में कनाडा, मॉन्ट्रियल, कनाडा मतलब कनाडा मतलब उत्तर अमेरिका का यह देश है और उस देश के मॉन्ट्रियल शहर में हुई। यह स्पर्धा परीक्षा के लिए भी पूछा जा सकता है। अगली आकलन कृति देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब वहां उन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था, उसके जो शिष्टाचार यानी एक सभ्यता के शर्तें लगाई थी, ये 2 हैं। देखिए, सन 1995 तक सभी देश सीएफसी की खपत में 50% कटौती करेंगे, ये पहली शर्त। दूसरी, 1997 तक सभी देश सीएफसी की खपत में 85% कटौती करेंगे। ये प्रोटोकॉल उन्होंने शिष्टाचार वहां बनाया। देखिए अगली आकलन कृति, विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम कम कर देंगे। ये लंदन के बैठक में समझौता हो गया था। सन 1910 तक विकासशील देशों को इतनी मुदत दी थी कि आपको 2010 तक ये इस्तेमाल एकदम बंद करना है। सीएफसी की 0.6% हिस्सेदारी करने वाला देश हमारा भारत है, बहुत कम, 0.6% हिस्सेदारी। सीएफसी की 30% हिस्सेदारी करने वाला देश अमेरिका। ये जमीन आसमान का अंतर है, देखिए 50 गुना ज्यादा करता है। भारत की तुलना में अमेरिका की सीएफसी की खपत 50 गुना ज्यादा है। अब यह भारतीय वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक लेख लिख रहा है, इसलिए इन्होंने अमेरिका और भारत की तुलना की है। इस दृष्टि से यह आकलन कृति है। शब्द संपदा के लिए देखिए, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। गौरतलब मतलब विचारणीय, गौर मतलब विचार करना, गौरतलब मतलब विचार करने लायक, विचारणीय। मुहैया मतलब पूर्ति करना, मतलब विकसित देशों को, विकासशील देशों को धन की पूर्ति करना। मुहैया मतलब पूर्ति करना, पहुंचाना। मसौदा मतलब प्रारूप, यानी प्रारंभिक एक नक्शा बनाना पड़ता है, यह मसौदा उन्होंने तैयार किया। रियायत मतलब छूट, यानी विकासशील देशों को कुछ रियायत दी, मतलब छूट दी। अगली शब्द संपदा की कृति देखिए, विलोम शब्द लिखिए। विकसित, अविकसित, खर्च, बचत, सक्रिय, निष्क्रिय, पुरानी, नई, पुरानी तकनीक, नई तकनीकी, ये ध्यान में रखें। अब अभिव्यक्ति देखिए, सीएफसी रसायन ओजोन का ह्रास करता है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। हमने इन दो परिच्छेदों में देखा है सीएफसी गैस ने या रसायन ने ओजोन को किस तरह नुकसान पहुंचाए हैं। हम अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड को खतरनाक समझ रहे थे और उसकी जगह हमने सीएफसी को दी, परंतु सीएफसी भी ओजोन के लिए धोखा पहुंचा रहा था, इस पर आपका कथन। मतलब आपने जो पढ़ा है, जो समझ लिया है, वह अपनी भाषा में अपने विचार यहाँ व्यक्त करना है। देखिए, सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक है, ये पहली बात मालूम होनी चाहिए। सीएफसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक आदर्श प्रशीतक है, क्योंकि प्रारंभ में प्रशीतन के क्षेत्र में उन्होंने इस यौगिक ने क्रांति की थी। इसके कई लाभ हैं, परंतु यह रसायन ओजोन की परत के लिए खतरनाक साबित हुआ है। अब इसकी प्रक्रिया खतरनाक क्यों साबित हो गए हैं? इस्तेमाल करने के बाद होने वाली 4 प्रक्रिया यह बताना है, जो हमने आकलन कृति में देखी है, यह वाक्य रचना में लिखना है। यह हवा से हल्के होने के कारण वायुमंडल में जाकर पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, वहां उनका प्रकाश अपघटन होकर क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। ये मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया में यह ओजोन के अणुओं को तोड़ देते हैं। एक क्लोरीन मुक्त मूलक 1 लाख अणुओं को तोड़ देते हैं, ध्यान में रखिए। इससे ओजोन का ह्रास होता है अथवा ओजोन की परत
छिदने लगती है या छेद बढ़ जाता है। आपके समझ में जो कुछ आ गया है, सीएफसी की हानि यहाँ बताना है। लाभ तो हम लघुत्तरी प्रश्न में तैयार करने वाले हैं, उन्होंने क्या क्रांति बनाई, परंतु उसका दुष्परिणाम क्या है, रोलैंड ने क्या अनुसंधान करके दुनिया को बताया, यह आपको मालूम होना चाहिए। आपने इस गद्यांश में पढ़ा है, गद्यांश सामने है आपके और अभिव्यक्ति लिखने हैं, तो उनमें से मुद्दे लेकर अपनी वाक्य रचना में ये विचार यहाँ व्यक्त करना है। और यहाँ यह तीसरा गद्यांश कृति सहित पूर्ण होता है। अगला गद्यांश लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।